हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफीज वर्ल्ड, सोफी का संसार, जिसका 17वां अध्याय करेंगे और उसका नाम है बैरोक। बैरोक का मतलब होता है वह सज्जो सामान जिससे सपने बुने जाते हैं। सोफी को एक कार्ड और मिलता है जिसमें लिखा है, प्रिय हिडले, जीवन अनायास घटनाओं के संयोग की लंबी श्रृंखला है। यह पूरी तरह असंभव नहीं है कि 10 क्राउन तुमने खो दिए, वे यहाँ पड़े थे। हो सकता है एक बूढ़ी महिला को मिले जो लिलेसेंट में स्वायर पर क्रिश्चियन सेंट जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रही थी। क्रिश्चियन सेंट से उसने अपने पोत्रों से मिलने के लिए रेल ले ली और कई घंटे बाद यहाँ न्यू स्क्वायर पर उसका सिक्का खो गया और यह पूरी तरह संभव है कि वही सिक्का बाद में एक लड़की द्वारा उठा लिया गया जिसे बस से अपने घर जाने के लिए उसकी सख्त जरूरत थी। निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता हिडले, किंतु यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो हमें निश्चित रूप से यह सवाल करना चाहिए कि हर चीज के पीछे ईश्वरीय विधान है या नहीं। प्रेम सहित डैड जो संभावनात्मक स्तर पर लिलीसेंट में घर पर डाक में बैठा है, पूर्ण सच, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 10 क्राउन पाने में सहायता करूंगा। पते वाली साइड पर लिखा था हिडले मोलर नैन, COU ही पास से गुजरने वाला डाक मुहर थी। सोफी हरमिज के पीछे पीछे सीढ़ियों पर ऊपर दौड़कर चढ़ने लगी। जैसे ही अल्बर्टो ने दरवाजा खोला, सोफी ने कहा, मेरे रास्ते से बाहर, यह लो आ गया डाकिया। आइए अंदर चलकर बैठते हैं। समय क्या हुआ है? 4 बजे हैं और आज हम 17वीं शताब्दी पर बात करेंगे। वे स्लोपिंग दीवारों और स्काई लाइट वाले लिविंग रूम में गए। सोफी के ध्यान में आया कि अल्बर्टो ने कुछ नई चीजें वहां लगा दी हैं जहां पिछली बार कुछ और रखा था। काफी टेबल पर अति प्राचीन कैसेट रखा था जिसमें आंखों के चश्मों के लिए चुनिंदा लेंसों का एक संग्रह था। इसके बराबर में एक किताब खुली पड़ी थी। वह वास्तव में बड़ी पुरानी लगती थी। यह क्या है? सोफी ने पूछा। यह देतांत के दार्शनिक निबंधों का प्रथम संस्करण है जो 1637 में प्रकाशित हुआ था और इसी में इसका उसका प्रसिद्ध डिस्कोर्स ऑन मेथड भी निकला था। यह मेरी सबसे मूल्यवान निधि है। और कैसेट, इसमें लेंसों का बेशकीमती नायाब संग्रह है। आप इन्हें ऑब्स्टिकल ग्लास भी कह सकते हैं। इन्हें 1600 में किसी समय हॉलैंड के दार्शनिक स्पिनोजा ने पॉलिश किया था। बेहद कीमती हैं और यह भी मेरी मूल्यवान निधियों में से है। ये कितनी मूल्यवान है यह मेरी समझ में शायद तब बेहतर आएगा जब मैं यह जान लूं कि सिपनेगेजा और देतांत कौन थे। निश्चय ही, किंतु आइए पहले उस समय पर दृष्टिपात कर लेते हैं जब यह रह रहे थे। कृपया एक सीट ले लो। वो कह रहे थे, कृपया एक सीट ले लो और बैठ जाओ। वे पहले ही की तरह बैठे। सोफी बड़ी आर्म चेयर में और अल्बर्टो नाक सोफे पर बैठा। उनके बीच में कॉफी टेबल थी जिस पर किताब और कैसेट्स रखे थे। अल्बर्टो ने अपना विग उतारा और लिखने की डेस्क पर रख दिया। बैरोक युग बड़ा विचित्र नाम है। बैरोक शब्द उस शब्द से निकला है जिसे एक समय अनियमित आकार के मोती के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता था। अनियमितता बैरोक कला का विशिष्ट गुण था जो अपने विपरीत अथवा तुलनात्मक रूपाकारों में पुनर्जागरण युग की अपेक्षाकृत सरल और समन्वयपूर्ण कला से अधिक संपन्न थी। एक और तो पुनर्जागरण का अंततः और अप्रतिरोधक आशावाद था और दूसरी ओर वे सब लोग थे जो उनके विपरीत धार्मिक एकांत और आत्म निग्रह की आखिरी सीमा की तलाश कर रहे थे। कला और वास्तविक जीवन दोनों में ही हमें सब अभिव्यक्ति के आडंबरपूर्ण एवं चमचमाते
रूपाकार मिलते हैं, जबकि उसी समय एक धर्म विहारी आंदोलन की शुरुआत हुई जो दुनिया से विमुख हो रहा था। अभिमानी राजमहल और दूर दराज में धर्म विराह, दूसरे शब्दों में दोनों एक साथ। हाँ, आप निश्चय ही कह सकते हैं। बैरोक युग की एक प्रिय कहावत थी लैटिन भाषा में, दिन को हथिया लो। एक अन्य लैटिन अभिव्यक्ति जिसे बार बार उद्धृत किया जाती थी, जिसका अर्थ था याद रखो तुम्हें मरना है। कला में किसी पेंटिंग में अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन शैली चित्रित हो सकती थी, जिसमें एक कोने में एक छोटी सी छतरी भी पेंट की गई थी। अनेक अर्थों में बैरोक युग का एक लक्षण मिथ्याभिमान या दिखावा था, किंतु इसके साथ ही साथ अनेक लोग सिक्के के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दे रहे थे। वे चीजों के क्षणभंगुर स्वरूप पर भी गहन ध्यान दे रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ, हमारे चारों ओर फैला हुआ समस्त सौंदर्य एक दिन नष्ट हो जाएगा, और यह सही है। यह एहसास करना कष्टदायी है कि कोई भी चीज हमेशा बनी रहेगी। स्वीडन के एक राजा को थिएटर में गोली नहीं मारी गई थी। तुम गुस्टाव 3 की सोच रही हो। यह बड़ा अच्छा उदाहरण है मेरे अभिप्राय के लिए। गुस्टाव तीसरे की हत्या 1792 से पहले नहीं हो पाई, किंतु स्थिति बिल्कुल बैरोक जैसी ही थी। उसकी हत्या उस समय हुई जब वह एक नाकापोश बाल नृत्य में भाग ले रहा था। अच्छा, मैं सोचती थी यह हत्या थिएटर में हुई। विशाल नकाबपोश बाल नृत्य ओपेरा में हो रहा था। हम यह कह सकते हैं कि स्वीडन में बैरोक युग का अंत गुस्टाव तृतीय की हत्या के साथ हो गया। इसके समय एक प्रबुद्ध तानाशाही का शासन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि लुई के शासनकाल के 100 वर्ष पहले हुआ था। गुस्टाव अत्यंत अभिमानी आदमी था, जो सारी फ्रेंच सेरेमनी और नाजुकियों का भक्त था। उसे थिएटर से भी बहुत प्रेम था, और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। मृत्यु हुई। हाँ, किंतु बैरोक युग का थिएटर केवल कला नहीं था, वह इससे कुछ अधिक था। थिएटर उस समय का सर्वाधिक प्रयुक्त प्रतीक था। प्रतीक किसका प्रतीक? जीवन का। सोफी, मुझे नहीं मालूम 17वीं शताब्दी में यह बात कितनी बार कही गई, जीवन एक थिएटर है। खैर, जो भी हो, प्राय यह था कि बैरोक युग ने आधुनिक थिएटर को जन्म दिया। इसकी सारी दृश्यावली और थिएट्रिक मशीनरी इसमें शामिल है। थिएटर में मंच पर एक भ्रम बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अंततः यह भांडाफोड़ करना है कि मंच पर होने वाला नाटक एक भ्रम है। एक प्रकार थिएटर सामान्य मानव जीवन की प्रतिछाया बन गया। थिएटर यह दिखला सकता है, पतन से पहले अभिमान होता है, और इस प्रकार निर्दयतापूर्ण मानवीय दुर्बलताओं का चित्र प्रस्तुत कर सकता था। क्या शेक्सपियर बैरोक युग में रहता था? उसने अपने महानतम नाटक 1600 के आसपास लिखे, इसलिए उसका एक पांव पुनर्जागरण युग में है और दूसरा बैरोक युग में। शेक्सपियर की रचनाओं में पूरे प्रोग्राम इस आशय से भरे पड़े हैं कि जीवन एक थिएटर है। क्या तुम इसमें से कुछ सुनना चाहोगी? हाँ। एज यू लाइक इट में वह कहता है, सारी दुनिया एक मंच है और सारे आदमी और औरतें हैं केवल अभिनेता हैं। उनके अपने अपने बहिर्गमन और आगमन, और एक आदमी अपने समय में खेलता है और कई पात्र। मैकबेथ में वह कहता है, जीवन एक चलती फिरती छाया है, एक बेचारा अभिनेता जो मंच पर अपने समय में इतराता है और बिखरता है, और फिर उसका पता नहीं चलता। यह एक कहानी है जिसे कहने वाला मूर्ख है, और यह फूफा से भरी हुई निरर्थक। कितना निराशापूर्ण है वह जीवन की अल्पावधि से ग्रस्त था। तुमने शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति सुनी होगी, होना है कि नहीं, बस यही तो सवाल है।
हाँ, इसे हैमलेट ने बोला है, एक दिन हम पृथ्वी पर इधर-उधर घूम रहे हैं और अगले ही दिन हम मर जाते हैं और चले जाते हैं। धन्यवाद, मैंने संदेश समझ लिया। जब बैरोक कवि जीवन की तुलना मन से नहीं कर रहे थे, तो उस समय वे जीवन की तुलना सपने से कर रहे थे। उदाहरण के लिए शेक्सपियर कहता है, हम वह जो सामान है जिससे सपने बुने जाते हैं और हमारे जीवन की समाप्ति नींद में होती है। बहुत सुंदर, बहुत काव्यात्मक। नॉर्वे में हमारा एक बैरोक कवि पीटर दास था, जो 1647 से 1707 तक रहा। वह एक ओर तो इस काम में लगा था कि आज और यहाँ के जीवन का चित्रण करता था और दूसरी ओर वह इस बात पर जोर देता था कि केवल ईश्वर ही शाश्वत और निरंतर है। ईश्वर ईश्वर ही है, भले ही सारी जमीन बंजर हो जाए, ईश्वर ईश्वर ही है, भले ही हर आदमी मर जाए। किंतु इसी भजन में वह उत्तरी नॉर्वे के ग्रामीण जीवन के बारे में लिखता है, लैम्पफिश, कार्डफिश और कोलफिश के बारे में। यह एक ठेठ बैरोक प्रवृत्ति है। एक ही लेख में जमीनी और यहाँ और अब के जीवन का वर्णन करना और साथ ही दिव्य और जीवनोपरांत की भी कहना। यह अफलातून के उस स्पष्ट भेद की याद दिला देता है जो उसने ज्ञानेंद्रियों की ठोस दुनिया और विचारों की अमीर दुनिया के बीच किया था। और इसका दर्शन शास्त्र क्या था? इसमें भी पूरी तरह से विपरीत विचार प्रणालियों के बीच सशक्त संघर्ष के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा है, कुछ दार्शनिकों का विश्वास था कि जो भी अस्तित्ववान है उसके मूल में आध्यात्मिकता है। इस दृष्टिकोण को आदर्शवाद कहते हैं। इसके विपरीत दृष्टिकोण को भौतिकवाद कहते हैं। इन सब से अभिप्राय ऐसे दर्शन का है जो मानता है कि सब वास्तविक चीजें ठोस भौतिक सार तत्वों से उद्भूत हैं। भौतिकवाद की वकालत करने वाले भी 17वीं शताब्दी के कई थे। संभवतः सबसे प्रभावशाली अंग्रेज दार्शनिक टॉमस हॉब्स था। वह मानता था कि समस्त दृश्यमान जगत, जिसमें मनुष्य और पशु दोनों शामिल हैं, केवल पदार्थ के कणों से बना हुआ है। यहाँ तक कि मानव चेतना भी, जिसे आत्मा कहते हैं, मस्तिष्क में छोटे छोटे कणों की गति से बनती है। एक बार एक रूसी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी ब्रेन सर्जन धर्म पर चर्चा कर रहे थे। ब्रेन सर्जन एक ईसाई था, जबकि अंतरिक्ष यात्री नहीं था। अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि मैं कई बार अंतरिक्ष में हो आया हूँ, किंतु मुझे ईश्वर या देवदूत कभी नहीं मिले। और ब्रेन सर्जन ने कहा, मैंने कई चतुर मस्तिष्कों का ऑपरेशन किया है, किंतु मैंने भी कभी एक भी विचार नहीं देखा। किंतु इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि विचारों का अस्तित्व नहीं है। किंतु यह तथ्य को और गहरा कर देता है कि विचार कोई ऐसी वस्तुएं नहीं है जिस पर कोई ऑपरेशन किया जा सकता है या जिन्हें तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शल्य क्रिया द्वारा किया किसी विभ्रम को हटाना आसान नहीं है। लगता यह है कि शल्य क्रिया के लिए यह बहुत गहरा है। 17वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक लाइबनिज के अनुसार भौतिक और आत्मिक के बीच का अंतर स्पष्टतः इस बात में है कि भौतिक के तो छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं, किंतु आत्मा के अनेक तो क्या 2 टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। नहीं, इसके लिए आप कौन सा चाकू प्रयोग करेंगे? अल्बर्टो ने महज अपना सिर हिलाया। बाद में उन दोनों के बीच टेबल की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, 17वीं शताब्दी के 2 महान दार्शनिक देकार्त और स्पिनोजा थे। वे भी शरीर और आत्मा के बीच रिश्ते के प्रश्न को लेकर जूझते रहे और अब हम उनका निकट से सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। आप आगे चले, किंतु मुझे 7 बजे तक घर पहुंचना है। यहाँ पे हमारा 17वां अध्याय खत्म होता है और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।